नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की ही जयंती है और हम उनके बताए हुए रास्ते पे सदैव चलें, सच्चाई का मार्ग और ऐसा जीवन जिसमें हिंसा का कोई भी स्थान ना हो, ऐसी लाइफ को जिएं और जीने दें। इसी के लिए हम आपके साथ हर हफ्ते किसी न किसी एक विषय को लेकर आते हैं। हमारे कार्यक्रम का नाम तो आप जानते ही हैं, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन। जो आपकी कहानियाँ हैं वो कुछ कुछ हमारी भी कहानियों से मिलती जुलती होती हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आती हैं जो शायद आपकी कहानियों से मिल जाएं और हम फिर उन सब कहानियों का एक ऐसा आधार बनाएं जिससे हम ये निरंतर सीखते चले जाएं कि हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं और हमारे जीवन जीने का उद्देश्य होना कैसा चाहिए। हम अपने जीवन को सदैव सुंदर और ऐसा सहानुभूतिपूर्ण बनाएं जिसमें कि हम अनुभव कर पाएं स्वयं को और दूसरों को भी। ये जो अनुभूति है और ये जो हमारी भावनाएं हैं, इन्हीं से मिलकर हमारा व्यवहार बनता है और आपकी उम्मीदें और आपका संतुष्ट होना इस जीवन में, ये आपके अंदर एक धैर्य का विकास कर देता है। ये जो धैर्य है ये कई बार हमारा फूट पड़ता है, हम बहुत ज़्यादा धैर्यवान नहीं दिखाई देते और आज का हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही है। कई बार ऐसी स्थिति में जब हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धैर्यशील नहीं है या उसके अंदर किसी भी चीज़ को सहन करने का अभाव खत्म हो गया है या वो अलग प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहा है, तो हम अपने अपने तरीके से उस व्यक्ति को समझाने लग जाते हैं। इतना समझा देते हैं कि जो उसका रूल आउट करना है रीज़न, वो रीज़न एक किसी एक्सपर्ट की टेबल तक ना पहुंचकर सब अपने अपने रिपोर्ट कार्ड में स्वयं को ग्रीन मार्क दे देते हैं कि हमने इनफ वर्क कर लिया। ये जो छेड़छाड़ है या ये जो समझाना है, मैं आशा करती हूँ कि हम हर अपने साइकोलॉजिकल सेशन में ये ज़रूर समझ जाएं कि कब हमें सपोर्ट देना है, किस तरीके से देना है, कब समझाना है और कब बिल्कुल नहीं समझाना है। कुछ भी जिक्र भी नहीं करना है, नॉर्मल एक लाइफ को जीना है। अगर ये पूरा संतुलन हम अपने व्यवहार में ले आएं, अपनों के साथ, अपने खुद स्वयं के साथ, तो शायद जीवन में बहुत सारा संतोष अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि असंतोष वहीं आता है जहाँ पर हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो आइए चलते हैं आज के हमारे सेशन 92 सेशंस के जो टॉपिक है वो है आपके जो रोना है, क्राइंग विदाउट एनी रीज़न। अगर बिना किसी कारण से रोना आ रहा हो और कोई भी ऐसा ऑथेंटिक रीज़न आपके आसपास मौजूद नहीं हो और फिर भी हमारा रोना न रुके और हमें ऐसा लगे कि हम इमोशनल ज़्यादा हैं या हमारे सोचने का तरीका शायद दूसरों से कम प्रैक्टिकल है, हम रियलिस्टिक नहीं हैं या वगैरह वगैरह, जो भी हमारी सोशल डेफिनेशन में जितने भी तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है शायद हम सब लोग कर ही चुके होते हैं। आज हम एक कहानी का जिक्र करेंगे। उस कहानी में एक जो पर्सन है, वो पर्सन का जो रेगुलर एक फ्रिक्वेंटली ऑफ क्राइंग है, वो रीज़न सभी कुछ थोड़े बहुत या बहुत हल्की मात्रा में या फेड हो चुके रीज़न सभी की ज़िंदगी में मौजूद होते हैं, दुखी होने के लिए और रोने के लिए। किंतु कई बार ये रीज़न तात्कालिक भी होते हैं, किंतु उस वजह से व्यक्ति नहीं रो रहा होता। रोने के रीज़न कुछ और भी बहुत गहरे और अंतर्मन से कनेक्टेड भी होते हैं। उनका कनेक्शन अगर ढूंढे जाए तो प्रैक्टिकल और रियलिटी में उनका कनेक्शन अभी के तात्कालिक जीवन में नहीं भी मिल रहा होता है। क्योंकि अगर बहुत साल पहले आपके साथ कुछ हुआ है, बहुत ज़िंदगी में किसी एक ऐसी जगह पर आपने कोई ड्रीम अपना सोचा है, वो नहीं फुलफिल हो रहा है, या आपके अंदर किसी भी प्रकार का संतोष है, दुख है, कोई भी अंदर पीड़ा है, वो पीड़ा आपकी किसी भी समय क्यों निकली और उसके लिए वो समय उचित कारण नहीं बन रहा था। अगर ऐसे वजहों से कारण भी आप रो रहे हैं और आपको स्वयं फील हो रहा है कि अभी जितने भी कारण मेरे सामने मौजूद हैं वो कोई भी कारण रोने की इनफ वजह नहीं होते, तो आइए
आइए जानते हैं कि ये जो बेवजह रोना है ये क्यों आता है और क्यों लोग ज़्यादा रोने लगते हैं। यहाँ ध्यान रखना ये होगा कि रोने को कभी भी कमज़ोर या रोने को कभी भी ये मानकर ना सहन किया जाए और ना ही दूसरे को समझाया जाए कि ये एक नेगेटिव है, ये बहुत ज़्यादा खराब है। थोड़ा सा रोना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आपका हंसना है। अगर आप हर समय हंसते रहें तो भी शायद वो असंतुलित हो जाएगा। तो रोने के लिए एकदम से चौंक जाना, एकदम से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, इम्पेशेंट हो जाना, हमें इस सब चीज़ों से रुकना होगा, ठहरना होगा और इसे समझना होगा। चलिए, आज के दिन को हमने पहले ही आपको बता दिया कि आज हमारा एंटी वायलेंस डे है। साथ में ये अक्टूबर मंथ डिप्रेशन अवेयरनेस और स्क्रीनिंग का मेंटल हेल्थ मंथ भी कहा जाता है। ये हेल्थ लिटरेसी मंथ भी कहा जाता है। अक्टूबर का मंथ बुलिंग प्रिवेंशन मंथ भी है, डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस मंथ भी है, प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस अवेयरनेस मंथ भी है और ADHD अवेयरनेस मंथ भी है। तो आइए इस अक्टूबर को शानदार बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस के साथ। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस में आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें शायद थोड़ा थोड़ा सभी कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। आपका डिप्रेशन और डिप्रेशन की स्क्रीनिंग, आपका हेल्थ के लिए लिटरेट होना। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, फिर भी छोटी छोटी सी वजहों के कारण हमें कई बार उनको कहना पड़ता है टू गेट एजुकेट अबाउट द मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ। कई बार ऐसा लगता है हमने तो डॉक्टरेट कर लिया है या हमने PhD कर लिया है, उसके बावजूद भी हम छोटी छोटी सी होने वाली उन जो हमारी संवेगिक पहलू हैं उनको हम नज़रअंदाज कर लेते हैं या उसे समझना ही नहीं चाहते और उसे रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल से इतना ज़्यादा जोड़ देते हैं जिससे वो व्यक्ति समझने में अक्षम होता है जिस समय जो रो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे जो दिन हैं, इन दिनों के साथ साथ हमारा एक इम्पॉर्टेंट आज डे भी है नॉन वायलेंस। ये जो वायलेंस है ये वायलेंस बहुत तरीके से होता है। तो कई बार ये जो रोना है, रोना कई बार आपके साथ जीवन में हुए वायलेंस के वजह से भी हो रहा होता है। आप उसका जवाब दे पाएँ या ना दे पाएँ, वो वायलेंस वर्बल हो या बहुत फिजिकल हो, एब्यूज़ेस के रूप में हो या किसी भी तरीके से आपको बार बार आईना दिखाने के रूप में हो, हर बार आप आहत होते हैं और हर बार आपको हर्ट फील होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो रोना है इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। ये जो कॉजेज़ हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में अक्सर आपके एक लॉन्ग टाइम से स्लीप के ट्रबल्स होते हैं। हम सो रहे होते हैं बट हमारी साउंड स्लीप, हमारी बॉडी का, ब्रेन का रिचार्ज होने का जो ड्यूरेशन है वो हम अपनी बॉडी और ब्रेन को नहीं दे रहे होते हैं। हमारी एपेटाइट में बहुत सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस हम कर रहे होते हैं जिसको हम शायद ये मान रहे हैं ये हमारी आदत है, लेकिन कई बार ये डिप्रेशन की वजह बनता है और इनकी वजह से भी व्यक्ति इर्रिलेवेंट और कंटिन्यूअस रो रहा होता है विदाउट एनी रीज़न। उसके साथ साथ कंसंट्रेशन के भी इश्यूज़ आते हैं जिसमें ADHD का भी पार्ट हो जाता है। अडल्ट ADHD आज की डेट में वर्क प्रेशर के कारण और बहुत सारे चीज़ों में एक साथ इन्वॉल्व होने के कारण ये इशू कॉमनली देखे जा रहे हैं। इसके साथ आपके शरीर और मस्तिष्क का थकना, यानी कि आप लंबे समय से एक फटीग में होते हैं, आप फील नहीं कर पाते कि आप थक चुके थे या थक रहे हैं या बहुत ज़्यादा थकान आपके अंदर है, लेकिन आप उसको किसी भी तरीके से इग्नोर करते हैं या इस तरीके से डील करते हैं कि आप इसे खींच सकते हैं, इसे चला सकते हैं, लेकिन ऐसा मान लेना भी आपको कई बार डिप्रेशन की तरफ धकेल देता है। साथ में लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, आपका निरंतर अपने एरियाज़ में आप एक काम छोड़ते हैं दूसरा काम पकड़ लेते हैं, किसी भी काम को पूरा नहीं करते और फिर आप इसे सिर्फ ये कहकर सेंटेंस के द्वारा पूरा करते हैं कि मैं कोई काम भी पूरा नहीं करता या नहीं करती। उसके साथ साथ आपका होपलेसनेस, आपका सुसाइडल आइडिएशन, यानी कि आप सुसाइड करें या नहीं करें बट आप जीना नहीं चाहते या मरना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वन कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन। ये सब न्यूरोटिक डिप्रेशन टेंडेंसीज़ के लक्षण होते हैं जिनको
बॉर्डरलाइन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, अलग अलग तरीके से इनके लक्षण होते हैं। उन्हीं के आधार पर आपका जो ट्रीटमेंट है, आपका जो मेडिकेशन है वो चलाया जाता है। इन सभी में फिज़िकल इलनेस अगर आपके अंदर है, शरीर के अंदर कोई क्रॉनिक इलनेस है या स्लाइट पेन है, बॉडी के पेन है, आपको कई समय से बैक एक हो रहा है, आपके पैरों में दर्द रहता है, आप हेड एक या किसी भी नोजिया सेंसेशन आपको आते हैं या नोजिया आपको फील होता है, तो वहाँ पर इन सभी लक्षणों में कई बार लॉन्ग टर्म के बाद व्यक्ति अननेसेसरी, कंटिन्यूअस, विदाउट एनी रीज़न रो रहा होता है। तो आप ये जान लें कि ये जो रीज़न है ये सब डिप्रेशन से कनेक्टेड होते हैं और आप इसको सिर्फ डिप्रेशन कहकर ये सोच लेते हैं कि आपको कोई मेंटल इलनेस है, जबकि उसकी वजह जो मैंने अभी आपको बताई वो सब होती है। इसके बाद एक और दूसरा कारण होता है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के अंतर्गत कई बार आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपका जो एक इंटेंस वरी है, आपकी जो बहुत सारी चीज़ों को लेके फियर है, आपको एक एंटिसिपेशन और आप किसी एक डेंजर को परसीव कर रहे हैं, यानी कि आपको दिख रहा है कि आगे कोई एक ऐसा खतरा आ रहा है, जीवन में कोई लाइफ में चैलेंजेस आने वाले हैं, तो आप कई बार एंग्जाइटी में या फियर फीलिंग में आप आ जाते हैं। कई बार ये प्रेशर, ये वरी और ये डेंजर बहुत बार फिनेंस से जुड़ा होता है, कई बार हेल्थ से जुड़ा होता है, कई बार शेम से जुड़ा होता है, कई बार ऐसे किसी भी एक पॉइंट पे जहाँ आपको बड़ा डिसीज़न लेना है, कई बार आप एंग्जाइटी में, पैनिक अटैक के अंतर्गत आ जाते हैं। उसमें भी इंसान कई बार विदाउट एनी रीज़न रो रहा होता है। अगर वो देखे तो वो उसके पास अभी प्रेजेंट लाइफ में कोई भी बड़ा रीज़न मौजूद नहीं होता जिसके लिए रोना एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि हम अक्सर रोना तभी एक्सेप्ट करते हैं कुछ बड़ा लॉस होना चाहिए। अगर ये बड़ा लॉस नहीं हो रहा है और फिर भी हम रो रहे हैं तो सोशल डेफिनेशन में वो हर एक व्यक्ति जो आपके साथ है वो सब सोसाइटी का एक पार्ट है। जो सोसाइटी का एक पार्ट है वो हमेशा सोशल डेफिनेशन से ही आपकी चीज़ों को डिफाइन करेगा। ये हम सब का एक मेंटल अपब्रिंगिंग है कि हम चीज़ों को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं जो हमारी एक सामाजिक आम दृष्टिकोण है। हमें यहाँ पर आम से खास बनना होगा, उस तरीके से, उस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना होगा जहाँ पर हमें साफ पता चले कि क्या फिज़िकल रीज़न है, क्या कॉग्निटिव सिम्टम्स हमारे दिखाई दे रहे हैं। इस कंडीशन में अक्सर व्यक्ति एक अपने आप को कमज़ोर, एक अपने आप को रोता हुआ, बेचारा, लाचार सा फील करता है और बार बार किसी के पास सिर्फ बैठना, उसे पकड़ना, उसके साथ कुछ बातें करना, वो चाहे रीज़नेबल हों ना हों, सिर्फ ऐसा महसूस करता है और वो सिर्फ रो रहा होता है विदाउट एनी रीज़न। और लोग उसे कंटिन्यूअस ये जोर दे के बार बार प्रेशर बिल्डअप करते हैं कि आपके पास तो कोई रीज़न ही नहीं है, यानी कि जब रीज़न हो तभी रोना है और जब रीज़न नहीं हो तो नहीं रोना है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। अगर आप लाइफ में अपने 24 घंटे में सारा काम करने के बाद थोड़ा सा रो रहे हैं, उस टाइम को, उस फेज़ को निकल जाने दीजिए और चीज़ें अपने आप मेल्टडाउन हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पा रहे, यानी कि आप अपने ऑफिस नहीं जा रहे, आप घर का काम नहीं कर पा रहे, आप बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहे, तो इमीडिएट आपको मेडिकेशन पर, साइकोलॉजिस्ट के पास, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पूरे माइंडफुलनेस थेरेपीज़, योगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज़ में अपने आप को इमीडिएट कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम माने कि ये सिर्फ घूमने से मेल्टडाउन हो जाएगा तो ये गलत होगा। इसी के तहत एंग्जाइटी, डिप्रेशन के बाद अगर एक और इशू आता है तो वो होता है बायपोलर डिसऑर्डर। बायपोलर डिसऑर्डर में बायपोलर 1 और बायपोलर 2 दोनों ही में अलग अलग थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि कई बार इसमें हाई एंड लो का इशू होता है। तो बायपोलर 1 और बायपोलर 2 दोनों में ही कई बार व्यक्ति कंटिन्यूअस रो रहा होता है, किंतु इसके सिम्टम्स न्यूरोटिक सिम्टम्स से थोड़े से डिफर होते हैं। एक और बड़ा रीज़न है जो हमें अक्सर क्राइंग
के एरियाज़ में लाता है और हमारे अंदर रोने की प्रवृत्ति को जागृत कर देता है, या ये कहे हमारी रोने की टेंडेंसी स्टिमुलेट हो जाती है। दैट इज़ आर हार्मोनल इश्यूज़। हार्मोनल इश्यूज़ इतने प्रोमिनेंट होते हैं, इतने क्रॉनिक होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फीमेल के केसेस में प्री मेंस्ट्रुएशन डिसफोरिक डिसऑर्डर को सबसे ज़्यादा सिम्टम्स ये देखे गए हैं। उसमें व्यक्ति लगातार रो रहा होता है। सभी लोग उसके आसपास के उसे समझाते हैं, किंतु ये समझने का प्रयास करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो रोने की हैबिट है, वो रोने की हैबिट हमारी कहीं सिंड्रोमिक या प्री मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड तो नहीं है। उसमें आपका जो एक रोना है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें मूडीनेस आ जाता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी मिक्स वे में दिखती है। कई बार व्यक्ति पैनिक अटैक्स, कई बार एंग्शियस, कई बार वरीड, कई बार डिप्रेसिव, वेरी लो एपेटाइट में चेंजेस दिखते हैं, ब्लोटिंग रहती है चेस्ट में, चेस्ट सिंकिंग या क्रैम्प्स आते हैं, हेडेक और बॉडी एक्स कॉमन होते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्लाइट कोई फिजिकल इलनेस जरूर कनेक्ट हो रही होती है, या तो व्यक्ति डायबिटिक होता है, थायराइड के इश्यूज़ होते हैं। अक्सर ये सारी चीज़ों के कंडीशन में भी व्यक्ति अननेसेसरी रो रहा होता है और एक्सेसिवली रो रहा होता है। इन सारी कंडीशन में इसका जो ऑनसेट है, वो उसका जो डिसऑर्डर है, वो टिपिकल तभी उसका अकरेंस होता है जब आपका मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो कनेक्ट हो रहा होता है, या आप जो प्री मेंस्ट्रुएशन है वहाँ पर आ रहे होते हैं, या मेनोपॉज की कंडीशन में भी सेम सिम्टम्स मिलते हैं। उसमें भी एक्सेसिव जो क्राइंग है वो दिखता है। इसके साथ ही स्यूडो बुल्बर जो हमारा इफेक्ट है, उस इफेक्ट में न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है। उसमें ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, आपका डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, स्ट्रोक, ये सारे इश्यूज आते हैं जो कि आपकी फिजिकल इलनेस से कनेक्ट होते हैं, यानी कि आपके ब्रेन की एनाटॉमी में कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल कोई भी एरिया, एनाटॉमिकल एरिया, वहाँ पर डिफिसिट हो रहा होता है। वो सिम्टम्स आपको हमेशा आपके MRI या CT स्कैन में लोकेट हो जाते हैं और उसमें भी अक्सर व्यक्ति रो रहा होता है, लेकिन ये रोना उस न्यूरोटिक डिप्रेसिव मोड के रोने से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो आपको प्रोमिनेंटली बिल्कुल आप उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये रोना और डिप्रेसिव रोना ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बहुत सारी कारण होते हैं विदाउट एनी रीज़न रोने के, और हम हमेशा व्यक्ति को इतना बड़ा प्रेशर बिल्डअप करते रहते हैं ये समझा के आपके पास तो रोने के रीज़न ही नहीं है। आपने उसकी बॉडी को स्कैन नहीं किया, उसके ब्रेन को स्कैन नहीं किया, उसकी फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को, उसकी पूरी, और आप सिर्फ ये मान के चलते हैं कि आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो किसी रीज़न से हो रहा है। कई बार रीज़न इंटरनल और इन डेप्थ होते हैं, जिसके पास हर व्यक्ति का पहुंचना, चाहे वो कितना भी खास हो या खास में से भी खास हो, कई बार उस पर्सन को भी एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा होता, वो रूल आउट नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है, और रोना लगातार। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, कैसे हम कोप करें? सबसे पहले इसमें ज़रूरत होती है ओपन कम्युनिकेशन की। एक ओपन कम्युनिकेशन जिसमें व्यक्ति ये कह सके कि मुझे रोना आ रहा है और मुझे थोड़ी देर रो लेने दो, या मेरे पास सिर्फ बैठ लो, लेकिन इस बैठने और इस सपोर्ट देने के बीच में समझाना या ओवर टॉकेटिवनेस को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा डिमांड या बहुत ज़्यादा प्रेशर, सभी कुछ कंडीशंस को डे बाय डे खराब होता करता है। इसमें व्यक्ति को ये फीलिंग आ जाती है कि जो मेरा वीक टाइम था, जो मेरा लो एरिया था, उसमें लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। वो अपनी तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है शांत रहने की, कूल रहने की, और एक धैर्य के साथ किसी के रोने को
समझ लेने की, सुन लेने की, उसको धैर्यता के साथ बर्दाश्त कर लेने की। लेकिन हम जैसे ही किसी के आंसू निकलते हैं, अधैर्य हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं और व्यक्ति को समझाने, एक्सेसिवली बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हमें इसे रोकना होगा। इसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन फॉर अ टाइम बीइंग काम आता है, जिसमें डिस्ट्रैक्शन एक बार नहीं, फ्रीक्वेंट होने चाहिए। ये नहीं कि आप रोज़ शॉपिंग पे चले गए, ये नहीं आप रोज़ घूमने जा रहे हैं, बट आज घूमने गए हैं, फिर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, एज पर द फ्रीक्वेंसी, एज पर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स, आप डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करें और डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफस्टाइल में लाएं, प्रैक्टिसेस को में रखें। लेकिन इसे पता करें पहले एक्सपर्ट से, वो कब कह रहा है अभी नहीं जाना है और कब कह रहा है हाँ चले जाइए, किसके पास कह रहा है चले जाइए और किसके पास कह रहा है बिल्कुल मत जाइए। इसके साथ साथ चेंजिंग पोजीशन, इसके लिए हम अक्सर कहते हैं कि थोड़े से अपने पोस्चर्स, थोड़े से आपकी जो बैठने की, थोड़े से लेटने की जो तरीके हैं, उसको थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर लीजिए, चेंजेस कर लीजिए। हमारे पास जो कहानी आई, उसमें कहानी ने कहा कि मुझे मेरा एरिया, मेरे सारी चीज़ें वहीं पर रहना पसंद है। अक्सर ये जो स्टकिंग वे है, एक ये जो ठहरना है, रुकना है, यहाँ पर इनडायरेक्ट अप्रोच हमें करनी होती है और लगातार हमें पोजीशन को चेंज कराने पर काम करना होता है। डीप ब्रीदिंग इसमें बहुत ही अच्छा ब्रेक कह लीजिए, रिलैक्स कह लीजिए, थॉट को और आपके ब्रेन को ब्लैंक कह लीजिए, हर तरीके से आपको हेल्प करती है। आपके स्टमक में और आपके ब्रेन में एक ऑक्सीजन का संचार करती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन के आपको सहारा देती है। डीप ब्रीदिंग अगर हो सके स्टार्टिंग के डेज में 100 बार भी करनी पड़े तो आप करते रहिए। वाटर इनटेक एक बहुत पावरफुल रेमेडी बनती है हमारे रोने की कंडीशन में। आप सिप वाटर को पूरे दिन कंज्यूम करिए और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। इसके साथ साथ आपको हमेशा एक्सपर्ट्स के साथ एडवाइस लेना, आपको मेडिकेशन पर भी जाना पड़ सकता है। आप अपनी चीज़ों को रूल आउट करें, उसको टाइम दें और टाइम देने के साथ साथ सारे रास्ते खोल कर रखें। आपको मेडिकेशन, थेरेपीज़, टॉक थेरेपी, इसमें काउंसलिंग का कोई रोल नहीं होता। इसमें इमीडिएट टॉक थेरेपी, सीबीटी और थेरेपीज़ का रोल होता है। और अलॉन्ग विद द अगर क्रॉनिक वीपिंग टेंडेंसीज और एक्सेसिव स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं तो वहाँ पर हम मेडिसिन को अलाउ करते हैं कि हाँ मेडिकेशन पर जाना पड़ेगा फॉर अ टाइम बीइंग। इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी है वो है व्यक्ति की दिनचर्या। वो अपनी दिनचर्या में इस तरीके की चीज़ों को ऐड करे जहाँ से वो अपने आप को एक्टिव फील कर पाए। उसका खान पान और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 24 आवर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन in that which anyone have unrelevant and excessive क्राइंग विदाउट एनी रीज़न। वहाँ पर आप कोशिश करें कि देखें कि आप अपने पूरे दिन में क्या क्या छोड़ रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस किया जा रहा है। योगा और आपके मेडिटेशन, माइंडफुलनेस के चाहे आप कैंप अटेंड करें, आप प्रोग्राम्स को ऑडियो वे में सुने, वीडियो वे में आप इसको सुने। आप कोशिश करें कि थॉटफुलनेस और माइंडफुलनेस के रिलेटेड चीज़ों को देखते जाएं, सुनते जाएं। उसके साथ साथ आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो सपोर्ट सिस्टम लेने में देर ना करें। अगर आपको लगता है आप पानी छोड़ देते हैं, डीप ब्रीदिंग छोड़ देते हैं, तो आप इमीडिएट एक लॉन्ग डीप ब्रीदिंग या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन और कोई योगा सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप रेगुलर लॉन्ग डीप ब्रीदिंग पर काम करें। आप हायर कर सकते हैं कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को जो आकर आपको प्रॉपर डीप ब्रीदिंग, योग निद्रा, इन सब चीज़ों में ले जाएं। हमें मल्टी डिसिप्लिनरी वे में इस इरिलीवेंट और विदाउट एनी रीज़न जो क्राइंग है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इससे भी ज़्यादा जो अंत में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी, हम सबको एजुकेट होना पड़ेगा ह्यूमन बिहेवियर के प्रति, एजुकेट होना पड़ेगा हमें हमारे सोच और हमारे एक जो ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारे टैबू स्टिग्मा के प्रति। हमने मान रखा है कि हमें इलाज की ज़रूरत नहीं, हमने पहले ही तय कर रखा है कि हम कोई भी ऐसा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सीख नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने आप में एनफ हैं। ये हमारा एक मिस इंटरप्रेट
मेडिटेशन होगा स्वयं को समझने के लिए, और ये हमेशा रुकावट बनेगा दूसरों को समझने के लिए। इन सारी रुकावटों को निकालें और एक स्वस्थ जीवन जिएं, खुला जीवन जिएं, जिसमें हर एक चीज़ का वेलकम करें, ज़रूरत पड़ने का पर सभी सुविधाओं को सीख करें, क्योंकि सुविधाएं आप ही के लिए हैं। तो इसी के साथ आज के इस सेशन में आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर नए एक विषय के साथ तेरी मेरी कहानी में फिर हाजिर होंगे। अंत में जाने से पहले हेल्थ से रिलेटेड आपसे कुछ बातें ज़रूर करूँगी। कोशिश करिए कि 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। अगर आपकी नींद बीच बीच में टूटती है, डीप ब्रीथ का सहारा लीजिए और आप अपना ऑडियो विजुअल मोटर एक्टिवेट रात में मिडनाइट में बिल्कुल मत क्रिएट करिए, यानी कि चलने लगना, कुछ खाने लगना, कुछ देखने लगना, बोलने लगना, इन सभी को बिल्कुल भी मत करें। आपने अपना जो 7 आवर्स का साइकिल बनाया है, आप अपने अलार्म का वेट करें, बार बार टाइम देखना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें। खूब पानी पिएं और खूब भरपूर नींद लें। आपका जीवन सबका स्वस्थ रहेगा। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।